बात है, पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। उस समय पार्थ चटर्जी, ममता बनर्जी के काफी करीबी, कई बार विधायक रहे हुए व्यक्ति, वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। 2016 में 24,640 पदों पर शिक्षकों के लिए और स्टाफ के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। कुल मिलाकर 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया। आवेदकों ने उस समय भी गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और याचिका इस बात की थी कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। धांधली कैसे? जिनके नंबर कम हैं उनको कम नंबर के बावजूद नौकरियां दे दी गई, और तो और जिन लोगों ने टीचर्स के लिए एक आवश्यक एग्जाम टीईटी, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी क्वालिफाई नहीं किया है, उन्हें भी नौकरी मिल गई। बात 2014 में हुए एग्जाम की थी। टीईटी एग्जाम क्या होता है? आप में से जो लोग टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसकी वजह से आप लोग टीचिंग परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है साहब। वेस्ट बंगाल जो स्कूल सर्विस के लिए बना हुआ कमीशन है, स्कूल सर्विस कमीशन, एसएससी नाम है उसका, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ऐसे इनके यहाँ पर स्कूल सर्विस कमीशन है। उसने 2014 के अंदर जो ये भर्ती निकली थी इसको पूरा करते हुए, मतलब 2016 के अंदर ये भर्ती हुई, 2017 में इसमें नौकरियां लोगों को देना शुरू कर दी, रिजल्ट दे दिया। 14 में विज्ञप्ति, 16 में एग्जाम, 17 के अंदर नौकरी मिल गई। 17 में नौकरी मिली और लोग अपने अपने पदों पर जाकर के सवार हुए। लेकिन इसी बीच में एक मामला सरफेस हुआ 2022 में, जब एक लड़की है जिसका नाम है बबीता, वो जाती है हाईकोर्ट में ये कहने के लिए कि सर इस एग्जाम में धांधली हुई है और मेरे पास प्रूफ है इस बात का। बोले क्या प्रूफ है बताइए? बोले सर एक मंत्री महोदय हैं, उनकी बेटी हैं जिनका नाम है अंकिता। बोले मंत्री कौन है भाई? बोले मंत्री हैं परेश चंद्र अधिकारी। परेश चंद्र अधिकारी की बेटी हैं अंकिता। बोले ये पहली लिस्ट में कहीं थी ही नहीं। बोले मतलब? बोले मेरी रैंक 77 नंबर पाकर के बबीता सरकार नाम की ये लड़की कोर्ट में जाके शिकायत की कि मेरे 77 मार्क्स थे इस स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के अंदर और अंकिता के 61 मार्क्स थे। इन दोनों के अलग अलग नंबर के बावजूद भी रैंक वाइज अगर देखा जाए तो बबीता सरकार की लिस्ट, मतलब रैंक जो थी वो 20वीं थी, तब अंकिता का नाम उस लिस्ट में कहीं नहीं था। यानी जो पहली लिस्ट थी रिजल्ट की, उसमें बबीता सरकार 77 नंबर पा करके भी 20वें नंबर पे थी, और एक दूसरी लड़की जिसके मार्क्स मात्र 61 हैं, जो कि मंत्री जी की बेटी हैं, उनके नंबर उस मेरिट में ऑब्वियसली बात है 77 से ऊपर होंगे तो टॉपर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। बोले पहली लिस्ट में कहीं नहीं था। लेकिन जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई तो बोले मेरी रैंक, यानी बबीता सरकार जिसका सिलेक्शन हो चुका था, जो 20वीं रैंक पे थी, वो बोलती हैं कि मेरी रैंक तो हो गई 21वीं, और जो लड़की है अंकिता, इनकी रैंक फर्स्ट हो गई। अब आप खुद सोचिए, 77 नंबर पाने वाला अपनी सेकंड काउंसलिंग में रैंक बदली हुई देखे और 61 नंबर पाने वाला अपनी फर्स्ट रैंक देखे, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है धांधली के अंदर। इन्होंने यही वाला प्रूफ अपनी तरफ से कोर्ट के सामने रख दिया और कहा कि केवल इतना ही नहीं, ममता बनर्जी की सरकार में सरकारी नौकरी में जो टीचर लगे उनके साथ साथ स्टाफ ग्रुप डी के लिए भी परीक्षा हुई थी, उसमें भी घोटाला हुआ। बोले वो कैसे? बोले जिस आयोग ने परीक्षा कराई उसका कार्यकाल 2019 में ही खत्म हो गया, उसके बाद भी वो 25 ऐसी नियुक्तियां दिया जो कि उसकी कैपेसिटी के बाहर थी, मतलब उसका टाइम खत्म होने के बाद भी वो नियुक्तियां देता रहा। अंधा राज बंगाल के अंदर चलता रहा। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ लिया और मामले की सुनवाई करना शुरू किया। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट को 2022 में यह समझ में आ गया कि इसकी जांच अगर निष्पक्ष करानी है, जैसे संदेश खाली वाले मामले में जब बंगाल के अंदर वो मामला हुआ तो उस मामले को बाहर की एजेंसीज को देना पड़ेगा, क्योंकि जब आरोप सरकार के ही लोगों पर लग रहा हो तो फिर जांच कैसे निष्पक्ष हो पाएगी। तो बंगाल के केस में हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के जब इस तरह के मामले उजागर होने लगे तो सीबीआई से कहा कि अब आप आइए और इस मामले की जांच करिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने का 2022 में आदेश दे दिया। सीबीआई जैसे ही एंट्री करती है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, उन्होंने उन सारे प्रूफ्स को इकट्ठा करना शुरू किया जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि भर्ती परीक्षा में 15 लाख रुपए तक की रिश्वत दी गई थी प्रति व्यक्ति के द्वारा नौकरी पाने के लिए,
और जब तार को जोड़ते चले गए तो पता चला कि उस समय पर शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी हुआ करते थे। ममता बनर्जी के बहुत करीबी, ममता जी की पार्टी के नेता पार्थ चटर्जी, जो कि जब पहले अपोजिशन में थे तो अपोजिशन के लीडर हुआ करते थे। और पार्थ चटर्जी के साथ साथ एक और महिला जो पार्थ चटर्जी की करीबी थी, जिसका नाम अर्पिता मुखर्जी है, उनका नाम भी निकल कर आया। इन दोनों के नाम जब निकल कर आने लगे तो फिर मामले में और ज्यादा तूल पकड़ना शुरू किया। पार्थ चटर्जी के बारे में जान लीजिए। पार्थ चटर्जी के बारे में जानकारी यह है कि ये 2001 से चुनाव लड़ना शुरू किए हैं और आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। मतलब जिस चुनाव में विधानसभा में बैठे, टीएमसी की तरफ से ये बढ़िया नेता हैं और बढ़िया से चुनाव जीतकर आते हैं। कोई बात नहीं साहब। ममता सरकार जब दूसरी बार जब आई थी तब ये शिक्षा मंत्री भी रहे थे। तो ये जो घोटाले का टेन्योर है ये पार्थ चटर्जी के टाइम का ही है। पार्थ चटर्जी से सीबीआई ने पूछताछ करना शुरू किया कि साहब आपके समय में ये सब कांड हुआ, जरा डिटेल में बताइए क्या हुआ। पार्थ चटर्जी को सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ की। पूछताछ से कुछ तार जुड़ने लगे। तार जुड़ने लगे तो ईडी की एंट्री हुई कि जब पैसा है तो पैसा अगर टैक्सेबल नहीं है और पैसा कहीं इस तरह से इन्वॉल्व हुआ है कि जिसके बारे में आपको सोर्स नहीं पता है, तो हो सकता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का धन हो। तार जुटाए गए। तार जुटाए गए तो पता चला कि पार्थ चटर्जी के ही एक करीबी के घर 20 करोड़ रुपए कैश बरामद होते हैं, जो कि पार्थ चटर्जी के काफी करीबी थे। 20 करोड़ रुपए ईडी ने जैसे ही जब्त किए, क्योंकि सीबीआई तो भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, पैसे के लिए ईडी की एंट्री होती है और ईडी इस मामले में 20 करोड़ रुपए की जब्ती करती है पार्थ चटर्जी के एक करीबी के पास से। सीबीआई इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और तेज कर देती है कि केवल और केवल बात यही नहीं रुकेगी, कुछ और तार भी जुड़कर आएंगे। तार जुड़ने शुरू हुए तो ईडी ने जुलाई में पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 और जगह पर छापेमारी की। उसमें फिर एक और नाम निकलना, हाईलाइट होना शुरू हुआ, जिसका नाम था अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी के काफी करीब थी। पूछताछ में जब पार्थ चटर्जी से पूछा गया कि यह अर्पिता कौन है, तो वो ज्यादा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि पार्थ चटर्जी के पास बहुत सारे ऐसे दस्तावेज थे जो कि अर्पिता से संबंधित थे। वो वहां क्या कर रहे थे इसका वो जवाब नहीं दे पाए। पार्थ चटर्जी को ले जाया जाता है। अब होती है अर्पिता मुखर्जी की एंट्री। अर्पिता मुखर्जी एक मॉडल एक्ट्रेस रह चुकी हैं और ये बंगाली और उड़िया तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन फिलहाल इनका काम फिल्मों में नहीं है। फिलहाल ये चटर्जी के साथ में ज्यादा एक्टिव हैं। एक्टिव कितनी है इस चीज को आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मंत्री पार्थ चटर्जी के संपर्क में आने के बाद समझिए कि इनकी पूरी की पूरी किस्मत पलट गई। किस्मत पलट गई से कैसे मतलब है, बहुत सी जगह ये ऐसे मंचों पर आसीन हुई जहां पर खुद मुख्यमंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता आपको एक साथ तस्वीरों में दिखाई दिए। अर्पिता मुखर्जी 2019-20 में बंगाल में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा पंडालों की आयोजक के रूप में दिखाई देने लगी। ईडी ने इनके घर पर, इनके फ्लैट पर छापा मारा। ईडी ने जब इनके फ्लैट पर छापा मारा तो 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख रुपए की विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। अर्पिता एक छोटी मोटी मॉडल थी, छोटे मोटे रोल मिलते थे। उनके पास इतना पैसा मिलना अपने आप में काफी सारी चीजें चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। ईडी ने अर्पिता के कुछ और ठिकानों पर भी तलाशी ली तो अर्पिता के घर पर 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला। इस प्रकार से 44 घंटे की रेड में ईडी को 49 करोड़ कैश मिला और कैश के साथ साथ गोल्ड के अंदर 3 सोने की ईंटें जो कि 1-1 किलो की थी, साथ ही साथ 4.5 करोड़ रुपए की गोल्ड की ज्वेलरी, 6 सोने के कंगन और ज्वेलरी भी ईडी को इस जगह पर बरामद हुई। अब आप अंदाजा लगाइए इतना सारा धन, और ये तब मिल रहा है जब 2016 की भर्ती है। 16 की भर्ती से 22 तक पहुंच चुके हो और तब तक पैसा मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि यह पैसा तो केवल 2 सोर्सेस से पता चला है। ना जाने इस पैसे को कितना खपाया गया होगा, कितनी जगह खर्च किया गया होगा, कितने चुनावों में खर्च हुआ होगा, उसके बावजूद भी यह पैसा मिल गया है। तो भाई साहब ये सारे की सारे तार जुड़ते चले गए। ममता जी ने अपने इस मंत्री को पार्टी से निष्कासित कर दिया कि भाई तुम अब तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ो, यहीं तक साथ था, अब तुम एक्सपोज हो गए हो, अब तुम्हारे चक्कर में हम लपेटे नहीं जाना चाहते, तुम हटो भाई। हट गए।
लेकिन सीबीईडीआई कहाँ रुकने वाली थी। बदनाम बहुत है सीबीईडीआई, लेकिन जब जांच करती हैं तो बहुत गहराई तक जाती हैं। भाई साहब जांच करते करते सारे तार जोड़ते जोड़ते जो जिम्मेदार थे सीबीईडीआई एक एक करके सबको लूप में लेती चली गई कि आ जाओ भाई साहब। सब धीरे धीरे धरे जाने लगे। स्कूल के अंदर एजुकेशन बोर्ड के जो एक्स हेड थे उनको गिरफ्तार किया गया। काफी सारे नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। जब ये सब गिरफ्तारियां चल ही रही थी, इसी बीच में हाईकोर्ट ने देखा कि यार इतने बड़े लेवल पर धांधली हो चुकी है, तो इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया 2023 के मध्य में, और कहा गया कि जो टीचर्स हैं ना वो पैरा टीचर्स के रूप में यानी आधी तनख्वाह पर या फिर मतलब ज्वाइनिंग बेसिस पर काम करते रहेंगे। कोई बात नहीं। इसी समय पर जो बंगाल मतलब कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर जो जज थे उनका नाम शांतनु बंदोपाध्याय नहीं गंगोपाध्याय नाम से एक जज हुआ करते थे। हाँ, गंगोपाध्याय। गंगोपाध्याय ने क्या किया कि अपने एक टीवी इंटरव्यू में उत्साहित होकर बता दिया कि इसमें और कौन कौन लोग कनेक्टेड हो सकते हैं, हाईकोर्ट के जज साहब। अब हाईकोर्ट के जज साहब ने जब ये पूरी, भाई ऑब्वियस सी बात है, हाईकोर्ट अगर इस मामले में इंटरफेयर ना की होती तो सीबीआई की एंट्री ना होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को तो ममता बनर्जी ने एंट्री से ही बाहर कर रखा है कि तुम आ ही नहीं सकते। लेकिन वो तो हाईकोर्ट ने परमिशन दी तो सीबीआई एंट्री कर पाई। तो गंगोपाध्याय साहब इस चीज से उत्साहित हुए। उत्साहित होकर एक टीवी इंटरव्यू में बोल दिए कि अभी तो तार कहां तक और जाएंगे। मंशा बता दी कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उन तक तार पहुंचेंगे, क्योंकि उनसे भी पूछताछ होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ कि जज साहब आप कभी भी चलते इंटरव्यू में या फिर ये कहिए कि केस के चलते आप जानकारी चैनल्स को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को उनसे लेकर किसी और को दे दिया, क्योंकि साहब ये जानकारी लीक होने जैसी जानकारी थी। लेकिन ईडी ने अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ की। ममता जी के करीबी हैं, भतीजे हैं शायद, इनसे भी पूछताछ की। काफी तरह सारे लोगों से पूछताछ वगैरह होना शुरू हुआ। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ की। ईडी ने काफी सारी कंडक्ट भी वो की। सयोनी घोष के साथ भी इन्होंने पूछताछ की। और कुल मिलाकर के ये पूरा मामला, चूंकि परीक्षा कैंसिल हो चुकी थी, इसलिए ये तक तो क्लियर हो गया था कि यहां घोटाला है, पैसे हैं, सारे तथ्य मिलने शुरू हो गए हैं, सारे तार जुड़ने शुरू हो गए हैं। अब ये एक्शन लेना था कि व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट हुआ 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 के इस स्कूल सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम को रद्द कर दिया है। 24,000 जो जॉब्स थे उनको प्रभावित कर दिया है। इस बार कोर्ट के अंदर जज थे देवांशु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी। उन्होंने 2016 में हुई शिक्षक भर्ती को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने शिक्षकों से ब्याज सहित 7 से 8 साल की सैलरी वापस करने का निर्देश दिया, और साथ में ही अगले 3-4 हफ्ते का ही इनको टाइम दिया गया है। बेंच ने सीबीआई से कहा है कि इनकी नियुक्तियों की जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट दे, और यदि जरूरत पड़े तो सभी को हिरासत में लेकर के पूछताछ करे। मतलब एक प्रकार से जो जिम्मेदार हैं उनसे पूछताछ की जाए और पूरी की पूरी मामले की पड़ताल करके 3 महीने के अंदर हमें सारी बातें बताएं। अगर पैसे लौटाने की बात आती है तो 24 लाख से लेकर 38 लाख रुपए तक लोगों को लौटाने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर तनख्वाह 35,000 से लेकर 55,000 के बीच में है। ऐसी स्थिति में अगर सालाना वेतन देखा जाए तो 4.25 लाख से लेकर 6.5 लाख के बीच में पड़ता है, और 6 साल तक अगर कोई नौकरी में रह लिया तो 24 लाख से लेकर 38 लाख के बीच उसे वेतन मिल चुका होगा। तो इतनी राशि लौटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब लोगों को चिंता यही है कि वो 4 हफ्ते में इतनी बड़ी रकम लौटाएं कैसे। इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई है कि साहब 24,000 लोगों को आपने नौकरी से निकाल तो दिया, लेकिन इन लोगों की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। तो बोले वो तो पहले ही प्रभावित हो गई थी जब घोटाले की वजह से नौकरी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तर्क दे रही है। मतलब ये सोचने के बाद हंसी आती है कि ये किस प्रकार का प्रक्रम रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बोल भी कैसे पा रहे होंगे, क्या एथिकल चीजें रही होंगी। लेकिन उन 24,000 लोगों के प्रति भी मन में भाव है, जिनमें से कुछ लोग तो सही मायने में मेहनत करके पास हुए होंगे। सभी लोग पैसे देके पास हुए हों ये आवश्यक नहीं है। अगर भाई ऐसा होता तो फिर वो बबीता सरकार क्यों इस मामले को लेकर जाती, वो सही जेन्युइनली थी तभी जाकर के तो पहुंची। तो फिलहाल ये मामला अंदर है, लेकिन इस बीच में कुछ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 19,000 के जो स्कूल के जॉब मतलब वो है ना
उनको शायद रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया में फायदा हो जाए। मतलब 24,000 में से सबको ना निकाला जाए, ऐसा एक रास्ता निकल आए। जिन्होंने टीईटी का एग्जाम पास कर रखा हो, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप ना हो, अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सबकी नौकरी ना जाकर हो सकता है कुछ नौकरियां जाएं। लेकिन यह अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रकार का निर्णय निकल कर आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी पता चल गई होगी। और बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में फिलहाल के लिए अपनी राय रख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अब तो डेटा आपके सामने है। फिलहाल के लिए इतना ही।